हेलो स्टूडेंट, नीट एलआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पाचन तंत्र के बारे में थोड़ी चर्चाएं की थी, जिसमें आहार नाल की परतों के बारे में, दांतों के बारे में और जीभ के बारे में चर्चाएं की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए पाचन तंत्र को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल और कुछ सहायक ग्रंथियों से मिलकर बनी है और आहार नाल जो है मुख्य गुहा से स्टार्ट होकर ग्रसनी, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलाशय में जाकर खत्म होती है। आहार नाल 30 फीट लंबी होती है और आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख्य गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली, चौथा अमाशय और पांचवा आंत। आंत की ही दो भाग है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो एक बार मुख्य गुहा को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे मुख्य गुहा में कौन कौन से अंग उपस्थित हैं। हमारा मुख्य गुहा का सबसे पहला अंग है होठ। उसके बाद आप देखोगे कि दूसरा हमें दिखता है दांत। हमारा दांत जो है एक्टोमीजोडर्म से बना होता है। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का काम होता है काटना, रदनक का काम होता है चीरना, अग्रचर्वणक का काम होता है पीसना और चर्वणक का काम होता है पीसना। हम मनुष्य में जो दांत होती है 4 प्रकार के होने के कारण इसे विषम दंती भी बोला जाता है। और मनुष्य की दांत एक ढांचे में धंसा हुआ होता है, मसूड़े में धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को गर्तदंती बोला जाता है। मनुष्य में 2 बार दांत आती है। मनुष्य में 2 बार दांत आने की इस प्रक्रिया को द्विबार दंती कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डाइफोडोंट कहा जाता है। जब शिशु 6 वर्ष से 12 वर्ष का हो जाता है तो उसमें 20 दांत आती है। बच्चों में अग्रचर्वणक अनुपस्थित होता है। बच्चों में कुल 20 दांत होती है, जिसमें अग्रचर्वणक अनुपस्थित होता है। तो जब ये 20 के 20 दांत टूटकर जब दांत आती है तो वो टोटल 28 दांत आती है, जिसमें चार अग्रचर्वणक दांत भी आते हैं। तो ये जो 28 दांत आते हैं ये स्थायी दांत में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और वयस्क में 28 दांत आते हैं और 23 से 25 साल की उम्र में किसी किसी के 32 दांत आते हैं और किसी किसी के 32 दांत नहीं आते। ठीक है। हमारी जो दांत होती है वो एंडोमीजोडर्म का बना होता है और हमारी टीथ कुछ इस शेप का हमको दिखाई देता है। यदि हम अपने दांत को बाहर निकाल के देखें तो हमें कुछ इस आकार का देखने को मिलता है। एक जो सफ़ेद कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमें बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ से इतना भाग हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि इतना भाग मसूड़े के अंदर होता है। मसूड़े के अंदर धंसा होता है इतना भाग। और यहाँ पर जहाँ से हमें अपना दांत बाहर की ओर देखने को मिलता है और जहाँ से अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, उस जगह को बोलते हैं नेक। और जितना हमारे मसूड़े में धंसा हुआ होता है उसे बोलते हैं रूट, और जितना हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं क्राउन। और क्राउन एनिमल का बना होता है। और यहाँ जो सबसे दांत का जो मेजर पार्ट है वो होता है डेंटिन। यहाँ आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, और ये इस भाग को बोलते हैं डेंटिन। इस भाग को बोलते हैं डेंटिन और इस भाग, ये भी डेंटिन का ही पार्ट है। इस भाग को और इस भाग को डेंटिन बोलते हैं। और ये वाइट वाली भाग को बोलते हैं एनिमल। एनिमल जो है वो एक्टोडर्म अर्थात बाह्य चर्म से बना हुआ है। और इसकी कोशिका जो होती है एमिलोब्लास्ट की कोशिका होती है। और इसमें 96% अकार्बनिक लवणों से बना हुआ है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और 3% पानी होता है और 1%
प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन? एमिलोजेन प्रोटीन और एनामिलिन प्रोटीन, 2 प्रकार के प्रोटीन होती है। डेंटिन जो है वो कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है तथा कैल्शियम लवण से बनी होती है तथा यह हड्डी से ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि यह कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हमारी दांत को आकार मिलती है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है पेल्विक कैविटी, पल्प कैविटी। इसमें रक्त वाहिका और लसिका होती है। दांत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो होता है पल्प कैविटी, जिसमें कि रक्त वाहिका लसिका सारे आते हैं। यहाँ से रक्त वाहिका लसिका सारे आते हैं, इसको बोलते हैं रूट कैनाल। और नीचे से ब्लड वेसल्स जाती है, यहाँ से ब्लड वेसल्स यहाँ अंदर प्रवेश करती है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। मुख्य गुहा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वो है जीभ। तो जीभ को भी देख लेते हैं। हमारी जीभ कुछ इस आकार की हमको दिखता है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखाया गया है। अधिस्वर, तालु ग्रसनी, तालु ग्रंथनली, टॉन्सिल, जीव ग्रंथि, तालु जीवा, अंतिम सीमा खांच, परिलित अंकुर, परिवृत्त अंकुर, मध्य खांच, जिभेचे, ऊर्ध्व छात्रकारी अंकुर और तरुण। ये सब नीट्स में नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने जो आपको ये दिखाया हुआ है ये सारे नीट्स में नहीं पूछे जाते। नीट में से पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें कुछ पैपिले पाई जाती है जिससे हमें टेस्ट आता है। तो पहला जो पैपिले है वो है फंजीफॉर्म पैपिले, जो कि यहाँ इधर यहाँ हमें देखने को मिलता है और ये मशरूम आकार की होती है। और दूसरा पैपिले जो है वो है फिलीफॉर्म पैपिले, जो बीच में यहाँ पर पाया जाता है। और तीसरा पैपिले है सर्कमवेलेट पैपिले, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, इसे आप सर्कमवेलेट पैपिले बोलते हैं। और तीसरा जो पैपिले है, चौथा जो पैपिले है वो है फॉलिटेड पैपिले। फॉलिटेड पैपिले साइड में लगे रहते हैं। साइड में हमें बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, 8 से 12 देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें फिलीफॉर्म पैपिले, बीच वाली पैपिले देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही छोटी होती है। और फिर फंजीफॉर्म पैपिले जो होती है वो मशरूम आकार की होती है, इस आकार की, मशरूम आकार की, इस आकार की होती है, इस आकार। और इसके ऊपर स्वाद ग्राहक चिपका होता है और इसका रंग पिंक कलर का होता है। और फिलीफॉर्म पैपिले जो है वो ऐसा त्रिभुजाकार होती है, फिलीफॉर्म पैपिले। और ये सबसे अधिक मात्रा में भी पाई जाती है और इनमें टेस्ट अभिग्राहक नहीं होते। बीच में हमें टेस्ट ग्राहक नहीं मिलता। बीच में यदि हम किसी चीज़ को, जीभ के बीच में यदि हम किसी चीज़ को रखते हैं तो हमें किसी भी टेस्ट का अनुभव नहीं होता है। और ये ताप, कठोर, मुलायम, दर्द, ये सब अनुभव करता है, लेकिन ये इसमें स्वाद अभिग्राहक नहीं होते, तो इससे हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। तीसरा प्रकार का है सर्कमवेलेट पैपिले। यह थोड़े बड़े आकार की होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़े से बड़े आकार के। इन सब की तुलना में ये सबसे थोड़ी बड़ी आकार की हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सबसे थोड़ा बड़ा आकार का होता है और इस संख्या में कम 8 से 12 होता है। इसमें स्वाद अभिग्राहक पाया जाता है और इसका आकार बिल्कुल गोल होती है। और चौथा प्रकार का जो पैपिले है वो है फॉलिटेड पैपिले। इसमें स्वाद अभिग्राहक पाया जाता है और यह पार्श्व भाग में पाया जाता है। आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर पाया जाता है, ये पार्श्व भाग में पाया जाता है। तो हमारा जीभ में बस इतना ही है। अब हमारा मुख्य गुहा का जो अगला पॉइंट है वो है तालु। एक नीचे तालु होता है, एक ऊपर तालु होता है, एक कठोर तालु और एक चिकनी तालु। चिकनी तालु में ये जो जीभ है ये चिकनी तालु में आती है और इसमें एक उंगली जैसे संरचना भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक उंगली जैसा संरचना होती है यहाँ पर, जिसे यूवुला कहते हैं। और यूवुला का काम मैं आपको बताऊंगी। यूवुला का काम है, जो हम भोजन लेते हैं वो हमें नीचे की ओर गतिशीलता प्रदान करने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारा भोजन ऊपर न जाकर, नाक में न जाकर नीचे की ओर जाती है।
ठीक है। अगला है जो हमारा कठोर तालु है, उसमें आता है अनुप्रस्थ और प्रेक्षण जीभ के ऊपर जो उपस्थित होता है और उससे प्लाटन रगे भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा ऊपर वाला तालु होता है उससे प्लाटिन रगे भी कहा जाता है। अब अगला हम देखते हैं कि हमारे मुख गुहा में और क्या क्या होता है। हमारा मुख गुहा जो है 2 हड्डियों से बना हुआ है। ऊपर वाले हड्डी को नीचे वाले हड्डी को सब मैक्सिबल बोलते हैं और ऊपर वाले हड्डी को सब मैंडिबल बोलते हैं। तो सब मैक्सिबल के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे सब मैक्सिबल लार ग्रंथि ही बोला जाता है, और एक जीभ के नीचे एक लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे सब लिंगुअल लार ग्रंथि बोलते हैं, और एक कान के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कर्णमूल लार ग्रंथि बोलते हैं, और ये एक ट्यूब के द्वारा ये जुड़ा होता है। जो सब लिंगुअल लार ग्रंथि है वहाँ 5% लार बनती है, और जो कर्णमूल लार ग्रंथि है वहाँ पे 75% लार बनती है, और यहाँ पर 25% लार ग्रंथि बनती है। यहाँ पर जो सब मैक्सिबल लार ग्रंथि है वहाँ पर 25% लार बनती है। अब देखते हैं हमारा भोजन जो है मुख में प्रवेश करने के बाद इसे हम चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में अवशोषण होता है। ये भोजन आगे जाती है यहाँ, और यहाँ पर होता है अलिजीवा जो कि हमारे भोजन को नीचे की ओर धक्के देती है, जिससे हमारा भोजन सर में ना जाकर पेट में जाता है। और यहाँ से आती है O2, यहाँ से O2 आती है, और O2 एक अलग द्वार से चली जाती है, और यहाँ से हमें भोजन अपने आमाशय में आता है। इसे बोलते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली यहाँ आमाशय से होते हुए यहाँ से आते हुए आंत से आते हुए यहाँ से प्रवेश करने के बाद बड़ी आंत में प्रवेश करती है इससे। और बड़ी आंत का जो सबसे लास्ट पार्ट है गुदा में जाकर हम अपने वेस्ट को बाहर करते हैं, और इसके अंदर जितनी भी अवशोषण की क्रियाएं होगी उसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे कि भोजन ग्रसनली से आमाशय में कैसे पहुंचती है और कहाँ पर अवशोषण होता है, और हमारा भोजन चबाने के बाद जो छोटी छोटी टुकड़े होती है वो कहाँ पर जाके अवशोषित होता है, और कैसे पूरा गुदा तक पहुंचता है, गुदा में वेस्ट कैसे पहुंचता है, सारे प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।